नमस्कार। मुद्दे की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? दोस्तों, आपको पता ही है कि मुद्दे की बात कार्यक्रम में हम लोग अक्सर कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं जो राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं वजहों से चर्चा में रहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने चुना है एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित खबर को। और यह खबर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि केवल अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका महत्व इस लिहाज से भी है क्योंकि इसका जुड़ाव भारत से भी है ना। भारत से कैसे इसका जुड़ाव है, इस पर भी हम आज की चर्चा में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो खबर है क्या। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, क्या है लिखा हुआ? म्यांमार जुंता डिसॉल्व्स। क्या कर रहा है? तो डिसॉल्व कर रहा है किसे? तो आंग सान सू की पॉलिटिकल पार्टी को। म्यांमार जुंता है ना, आपने सुना है इसका नाम? म्यांमार जो एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत इसको रखा जाता है और भारत से बगल में ही है, भारत के ठीक पड़ोस में ही है। ठीक है, अभी हम उसको मैप के माध्यम से भी लोकेट करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आप जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो एकदम शून्य से तैयारी कर रहे हैं, उनको हर चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। तो इन बातों का मैं ध्यान रखता हूं। तो बहरहाल, तो म्यांमार की जुंता ने, जुंता यानी कि मतलब यह हुआ कि सैन्य शासन। ठीक है, सैन्य शासन। सैन्य शासन का मतलब क्या हुआ कि भाई वहां पर मिलिट्री का रूल चल रहा है ना। वहां पर सैन्य जो कब्जा है वो लंबे समय से बरकरार है। ठीक है, अभी की यदि हम बात करें तो लगभग 2 साल से ज्यादा का समय जो है सैन्य नियंत्रण में बीत चुका है। वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर जनता का शासन नहीं है। जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन माना जाता है ना, लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है कि नहीं? लेकिन भारत के ठीक पड़ोस में जो यह देश है, यहां पर वर्तमान में सैन्य शासन की स्थिति है। और सबसे अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि इस सैन्य शासन ने आंग सान सू की, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी मानी जाती है म्यांमार की, उनके राजनीतिक दल को क्या कर दिया है? डिसॉल्व कर दिया है, विघटित कर दिया है। क्यों विघटित किया है? क्या कारण है इसके विघटन का? और इससे जुड़े हुए जो अन्य डायमेंशन है वो क्या है, इसको हम लोग आज की चर्चा में विस्तार से समझेंगे। बहुत रोचक भी है और एक तरीके से कह सकते हैं कि चिंतनीय भी है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से और म्यांमार की जनता के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम इस पूरे चर्चा को विस्तार से समझेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या परिस्थितियां हैं, भारत को लेकर करके क्या दुविधाएं हैं, क्या चिंताएं हैं। ठीक है, आइए। लेकिन चर्चा की शुरुआत में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और जानकारी आप सभी से साझा करना चाहूंगा कि स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन का जो बैच नंबर 3 है, ये 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना। शायद आपको इसके बारे में जानकारी हो, और यदि जानकारी नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि 3 अप्रैल से शाम में 6 बजे से इस बैच की शुरुआत की जा रही है। लेकिन यहां पर आप सभी के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? वो ये कि 31 मार्च तक, आज की तारीख से लेकर करके 31 मार्च तक इसमें एक विशेष छूट दी जा रही है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं, तो फिर मात्र 16,999 रुपए में यह कोर्स आपको अवेलेबल हो सकेगा, है कि नहीं? तो यह कोर्स इस लिहाज से आपके लिए बहुत ही उपयोगी तो है ही, साथ ही एफोर्डेबल भी है। और इस लिहाज से यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल स्टडी IQ के ऐप को या फिर उसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहां पर इस पार्टिकुलर कोर्स के बारे में जो जानकारियां दी गई हैं उसको एक बार खंगाल लीजिए और देन फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए और इस विशेष रियायत के साथ इस कोर्स में एडमिशन लीजिए, ताकि आप अच्छे से अपने GS के पाठ्यक्रम को सुचारू तरीके से, सही तरीके से और सही मार्गदर्शन में उसको पढ़ सके और आप अपना कोर्स अच्छे से पूरा कर सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो कोर्स है लगभग 13 महीनों का है और इसमें कई सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, है ना। जैसे कि इसमें आपको 3 घंटे की लाइव कक्षा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, है ना। मेंटरशिप की सुविधा आपको मिल रही है,
कुछ भी यदि आपको कहीं भी दुविधा होती है तो आप अपने मेंटर से बातचीत कर करके उनसे अपनी दुविधा का निदान कर सकते हैं। अभ्यास करने के लिए प्री और मेंस के लेवल पर कई सारे जो सीरीज हैं वो भी स्टार्ट होंगे। तो ये सभी सुविधाएं आपको मात्र इस शुल्क में आपको मिल जाएंगे और इस लिहाज से निश्चित तौर पर यह उन सभी हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो देरी नहीं करने की जरूरत है, बल्कि आप आज ही इस कोर्स में एडमिशन लीजिए ताकि सही समय पर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सके। फिर आप 2024 या फिर 2025 जिस भी वर्ष के लिए परीक्षा देने की स्थिति में हो उस वर्ष आप अच्छे से रिवीजन के साथ उस परीक्षा में अपीयर भी हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। आइए अब हम लोग आज की चर्चा में समझते हैं कि आखिर जो पूरा का पूरा विषय है म्यांमार को लेकर करके ये क्या कहता है। ध्यान रखिएगा कि आंग सान सू की जिनकी बात अभी मैं कर रहा हूं वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भाई, है ना, और शांति के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बहुत बड़ी बात। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि 70 से भी अधिक वर्ष उनकी उम्र है और 30 से भी अधिक वर्ष उनका जीवन जेल में बीत चुका है। कितनी दुख की बात है ना। और ऐसे में अब उनके राजनीतिक पार्टी पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है, जबकि म्यांमार की जुनता ने, म्यांमार के सैन्य शासन ने उस पार्टी को, उस राजनीतिक दल को विघटित करने की बात कही है। उनकी पार्टी का नाम क्या है? उनकी पार्टी का नाम है NLD। NLD का मतलब होता है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं की पार्टी को विघटित किया गया है, लगभग और भी 35 से भी अधिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं म्यांमार में जिनको डिसॉल्व कर दिया गया है। अब फिर आपके जहन में प्रश्न उठना चाहिए, नहीं उठ रहा है तो उठाइए प्रश्न, है ना। क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए जब आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की। तो यह बात आप अपने पास में नोट कर लीजिए कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और प्रकृति विकसित करनी है। ठीक, तो एक प्रश्न निश्चित तौर पर उठना चाहिए कि भाई आखिर क्यों ऐसा किया गया है, मामला क्या है ना। ध्यान रखना कि मामला यह है कि अभी जनवरी माह में ही, जनवरी 2023 में म्यांमार की जुनता ने, जुनता का मतलब आप सीधे समझ जाइएगा, जो मैंने पहले भी कई बार कहा, सैन्य शासन, कि इसने क्या कहा कि भाई हम नए सिरे से राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करवाएंगे और इसके लिए उसने एक नया निर्वाचन पंजीकरण कानून लागू कर दिया, है ना। इलेक्शन रजिस्ट्रेशन लॉ उसने लागू कर दिया, ठीक है। तो नया पंजीकरण कानून लाया गया। अब इसी पंजीकरण कानून के माध्यम से सभी को कहा गया, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको कहा गया कि भाई आप री रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर से पंजीकरण आपको करवाना पड़ेगा, है ना। यदि आप 28 मार्च तक, ध्यान रखिएगा आज की तारीख है 29 मार्च, 28 मार्च तक यदि आप पंजीकरण नहीं करवाते हैं फिर से, तो फिर आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी, आपको हम राजनीतिक पार्टी नहीं मानेंगे, है ना। यह है पूरा का पूरा मामला। अब इस पूरे मामले में NLD का क्या पक्ष है? फिर सवाल उठ सकता है कि भाई क्या दिक्कत थी, रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था, है ना, कम से कम मान्यता तो बची रहती, है कि नहीं। एक पक्ष ये भी तो उभरता है। लेकिन NLD ने जो पक्ष दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष दिया है। इसने कहा है कि भाई देखिए, सैन्य शासन ने जो ये हवाला दिया है कि फिर से आप पंजीकरण करवाइए और तभी हम आपको आने वाले समय में जो चुनाव होगा उस चुनाव में आप उसमें भागीदारी कर सकते हैं, ऐसा तभी होगा जब आप पंजीकरण करवाएंगे, है ना। तो ये जो सैन्य शासन ने ये बातें कही हैं ये निरर्थक हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है? क्योंकि सैन्य शासन की देखरेख में जो निर्वाचन होगा भी, जो चुनाव होगा भी, वह निष्पक्ष हो ही नहीं सकता, है ना। और इससे भी बड़ी बात ये कि जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं उनके महत्वपूर्ण नेताओं को तो आप साहब अरेस्ट किए हुए हैं,
है ना, आंग सान सू को ही हाउस अरेस्ट में रखे हुए हैं, है ना। और इनके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक नेता हैं, इनको भी आपने कैद में रखा हुआ है, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि पंजीकरण कराइए। ये तो अजीब हाल है ना। तो इस तरीके से एनएलडी ने कहा है कि आने वाला चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता, है ना। और इसके अलावा क्या कहा है, इसके अलावा यह कहा है कि अधिकतम या अधिकतर राजनीतिक नेता जेल में बंद हैं, कैद में हैं। अब ऐसे में आप साहब क्या हमें सिखा रहे हैं, है कि नहीं। आप एक तरफ हमारे विपरीत कार्य भी कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि पंजीकरण करवाइए। तो हम आपके अंतर्गत है ही नहीं, हम आपसे कोई लेना देना ही नहीं रखना चाहते हैं, और हम आपके कानून को भी नहीं मानते हैं, है ना। तो एनएलडी ने स्पष्ट तौर पर इस कानून का विरोध किया है, और ऐसे अन्य जो महत्वपूर्ण दल हैं, लगभग 37, 38, 39 ऐसे दल थे एनएलडी के अलावा, जिन्होंने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया और री रजिस्ट्रेशन की जो बात थी उसको पूरा नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर यह समझना है दोस्तों कि म्यांमार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है, यह समझने वाली बात। देखो ध्यान रखना कि फिर से एक प्रश्न उठ सकता है कि अच्छा, जब इसको डिसॉल्व करने की बात कह रहा है वहां का सैन्य शासन, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई, तब तो वहां पर कभी लोकतंत्र स्थापित ही नहीं हो पाएगा, अब कैसे वहां पर काम होगा, है ना। एक चिंता वाली बात है ना। देखो वहां पर एनएलडी का जो मत है, एनएलडी के जो महत्वपूर्ण नेतागण हैं, उनका यह कहना है कि हमें अपनी जनता पर विश्वास है। यदि म्यांमार की जनता हमें चुनेगी, कल को कभी भी यदि ये चुनाव होता है और हम उस चुनाव में खड़े होते हैं और हम उस चुनाव में जीत हासिल करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह म्यांमार के लिए बेहद लाभकारी होगा, है ना। और यह तभी होगा जबकि म्यांमार से जो सैन्य शासन है ये हट जाए, है ना, तभी तो वो आगे आ पाएंगे। अदरवाइज ये तो सीधे कह रहा है कि हम तो आपको राजनीतिक दल मानते ही नहीं है कि नहीं। तो ये परिस्थितियां कब निर्मित होंगी, ये अपने आप में एक वैक्यूम को दर्शाता है, एक निर्वात को दर्शाता है कि कब ऐसी स्थितियां आएंगी, है ना। और ये अपने आप में एक कंसर्न है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो म्यांमार की राजनीतिक स्थिति है वो ये है कि फरवरी 2021 से वहां पर सैन्य शासन लागू है ना। आपको पता है या नहीं है, फरवरी 2021 से, ठीक है। उनके सैन्य शासक का नाम क्या है, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, मिन ऑन्ग हेलेंग, है ना। प्रोनाउंसिएशन में यदि गलती होगी तो मुझे माफ करना, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि गलती हो, क्योंकि नाम में HLAING ऐसे लिखा हुआ है, तो हेलेंग हो सकता है या फिर हेंग हो सकता है, जो भी हो। तो मिन ऑन्ग हेलेंग है वहां के वर्तमान सैन्य शासक, ठीक है। अब ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि भाई राजनैतिक स्तर पर राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति है ना, लोकतंत्र की अनुपस्थिति है, ठीक है। और भाई साहब ये इन्होंने क्या कहा है, ये बड़ा ही रोचक है कि अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने कहा कि भाई देखिए हम निर्वाचन करवाने वाले हैं, इलेक्शन करवाने वाले हैं, तभी उसने ये कानून लाया था पंजीकरण वाला। लेकिन फरवरी माह में क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि हम अपना जो कार्यकाल है, हम सैन्य शासन को 6 महीना और आगे बढ़ा देंगे। पहले चुनाव होने वाला था जुलाई अगस्त में ही,
जुलाई के अंतिम माह में, अंतिम महीने में और या फिर अगस्त में इस तरीके से चुनाव होने वाला था। बाद में इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा करते हैं कि अभी वो परिस्थिति बन ही नहीं पाई है कि यहाँ पर सही तरीके से चुनाव हो, और ऐसे में हम अपना जो सैन्य शासन है इसको 6 महीना और इंक्रीज करेंगे। ये तो हाल है ना। तो सॉरी, तो इस कारण से वहां पर राजनीतिक तौर पर अस्थिरता की स्थिति देखी जा रही है। और एक और रोचक बात बताऊं मैं, ये जो सैन्य शासन है ना, ये एक पार्टी को सपोर्ट भी कर रहा है ना, प्रत्यक्ष तौर पर कहो या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर कहो। इस पार्टी का नाम है USDP, है ना, सपोर्ट कर रहा है। इसका USDP नाम का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी, है ना, इसको लिख लो, यूनाइटेड सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी। इस पार्टी का सपोर्ट कर रहा है यह सैन्य शासन, है ना, और इसके कारण भी जो NLD है वह इसका विरोध कर रहा है कि आप तो साहब खुद ही अपने समर्थन में जो आपके समर्थन में जो पार्टी है, आप खुद ही उसको शह देना चाहते हैं, उसी को आप जिताना चाहते हैं, तो आप किस आधार पर हमें मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि 2015 में, सॉरी 2015 नहीं बल्कि 2020 में, नवंबर 2020 में जब चुनाव आयोजित करवाया गया था म्यांमार में, तो उस समय NLD को, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को भारी बहुमत मिला था, है ना, और उस समय ये जो पार्टी थी USDP, इसको नुकसान झेलना पड़ा था। जाहिर सी बात है, ये तो सैन्य शासन के ही अधीन था ना एक तरीके से। लेकिन बाद में सैन्य शासन ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो चुनाव हुआ है ये बहुत ही फ्रॉड इसमें हो गया है, धांधली हुई है इसमें, और हम इसको मान्यता नहीं देते हैं, और इस कारण से हम खुद ही अब सत्ता पर स्थापित हो जाएंगे। इस तरीके से सैन्य तख्ता पलट किया गया था फरवरी 2021 में। तो ये पूरी की पूरी घटना आप समझ पा रहे हैं ना, क्या चित्र है कि सैन्य शासन हर स्तर पर अपनी भूमिका दर्शाना चाहता है, ठीक है। और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लोकतंत्र की समर्थक है, उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है, और इसका खामियाजा संपूर्ण तौर पर म्यांमार की जनता को झेलना पड़ रहा है कि नहीं। चलिए, यहां तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे देखो, यहां पर लोकेशन एक बार समझ लो। मैंने अभी आपको बताया भी था कि म्यांमार जो है भारत का पड़ोसी है ना। यहां से उत्तर पूर्व में ये है म्यांमार, है ना। आपको शायद पता हो कि ये पहले ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा था, है ना। 1 अप्रैल 1937 को जो बर्मा, उस समय तो बर्मा कहा जाता था ना, बाद में उसको म्यांमार कहा गया, तो 1937 में ब्रिटिश शासन ने इसको एक उपनिवेश के तौर पर, अलग से उपनिवेश के तौर पर मान्यता दी थी कि भाई बर्मा एक हमारा उपनिवेश होगा, है ना। मैं लिख देता हूं, 1 अप्रैल 1937 बर्मा ब्रिटेन का एक उपनिवेश के तौर पर जाना गया। और भारत को आजादी कब मिलती है, ये सब पृष्ठभूमि समझना चाहिए, है ना। पृष्ठभूमि को जब हम समझते हैं ना, तो फिर आज की स्थिति भी समझ पाते हैं। भारत को आजादी मिल जाती है 1947 में, और कुछ ही दिनों बाद 1948 में जो बर्मा है इसको भी आजादी मिल जाती है ब्रिटेन के शासन से, है ना। और इसके बाद कहानी ये घटती है कि वहां पर सैन्य जो गुट थे, या फिर कहें सैन्य संगठन जो थे म्यांमार के, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बर्मा की आज़ादी में, है ना। और जो आंग सान सू की, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनके पिताजी का नाम था आंग सान सू, है ना, आंग सान, है ना। और उन्होंने म्यांमार आर्म्ड फोर्स गठित किया था, MAF, म्यांमार आर्म फोर्स का गठन किया था, और उसके माध्यम से इस बर्मा को आज़ादी मिली थी। उस दौरान ब्रिटिश उपनिवेश के से निजात पाने में बहुत बड़ी सफलता इनको हाथ लगी थी, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा समझना है
कि म्यांमार में आखिर सैन्य तख्तापलट की मुख्य वजहें क्या रही हैं। ऐसा नहीं है, ये पृष्ठभूमि आप समझ लगे ना कि क्या पृष्ठभूमि है। म्यांमार पहले बर्मा के तौर पर जाना जाता था। 1 अप्रैल 1937 को बर्मा जो है ब्रिटेन का एक अलग उपनिवेश बनता है। 1948 में क्या होता है, ये आज़ाद होता है और वहाँ पर जो सैन्य गतिविधियाँ रही थी आंग सान की नेतृत्व में, उनके माध्यम से ही जो सेना थी उसने ब्रिटेन से बर्मा को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके कारण जो वहाँ की सेना थी उसको बहुत अधिक तवज्जो दी जा रही थी, बहुत अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा था, है ना। और यह एक कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि म्यांमार की आजादी में सैन्य गतिविधियों का महत्व, है ना। और साथ ही सेना को सम्मान की दृष्टि से देखा गया। बात समझ आ रही है ना। तो इन्हीं वजहों से जब 1958 के आसपास में, ध्यान रखिएगा 1958 के आसपास में एक सैन्य तख्तापलट की स्थिति देखी जाती है आंशिक तौर पर, और इसके बाद 1962 से होता यह है कि 1988 तक वहां पर सैन्य शासन ही दिखता है ना। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। एक लंबा अंतराल जो है सैन्य शासन में ही रहता है म्यांमार का, ठीक है। और 1988 में ही आंग सान सू की जो है वो फिर से आ जाती हैं रोल में और NLD का गठन करती हैं, ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का गठन करती हैं। और उसके बाद फिर से कुछ समय के लिए सैन्य शासन होता है। एक उठापटक की स्थिति वहां पर रहती है। तो सैन्य शासन का जो दौर है म्यांमार में, ये देखा जाता है और इसके पीछे का कारण ये रहा है कि पहले जो सैन्य गतिविधियां थी या फिर सैन्य हुक्मरान जो थे उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन बाद में इन लोगों ने अपने इस सम्मान का नाजायज फायदा उठाया और इसी के परिणाम स्वरूप वो अक्सर जो है सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करने लगे, है ना। और म्यांमार के संविधान में भी जो सैन्य ताकतें हैं, सैन्य क्षमता है, उसको एक तवज्जो दी गई है वहां के शासन में शामिल होने के लिए कुछ सीमा तक, ठीक है। तो ये स्थितियां यहां पर निकल करके सामने आती हैं। यही कारण है कि अक्सर हाँ वहां पर सैन्य तख्तापलट की स्थिति रही है, ठीक है। तो 2021 में जो सैन्य तख्तापलट हुआ वो तो खैर अब कंटिन्यू जारी ही है ना। अब यहां पर फिर से प्रश्न उठता है कि भाई इस पूरे मामले में भारत और म्यांमार संबंध की हालिया स्थिति क्या बयां करती है। यहां पर देखो लोकेशन तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये म्यांमार का ये हिस्सा है और यहां से उत्तर पूर्व से इसकी सीमा टकराती है। उत्तर पूर्व में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों से इसकी जो सीमा है ये टकराती है। लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा पूर्वोत्तर भारत से म्यांमार की टकराती है ना। ये यहां पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण है इस लिहाज से भी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर किस लिहाज से भारत म्यांमार के साथ अपना संबंध कायम करे। तो देखो वर्तमान समय में भारत को दोहरे ट्रैक कूटनीति को फॉलो करना पड़ रहा है ना। दोहरे ट्रैक कूटनीति का मतलब क्या हुआ, ड्यूअल, मतलब कि सैन्य शासन के साथ भी उसे अपनी साझेदारी बनानी पड़ रही है और साथ ही उसको लोकतंत्र का भी समर्थन करना है। भाई जाहिर सी बात है भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना।
विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है भारत, है कि नहीं? ऐसे में लोकतांत्रिक गतिविधियों का लोकतंत्र के समर्थकों का समर्थन क्यों ना करे? लेकिन दूसरी तरफ वर्तमान में जो स्थिति है वहां पर तो सैन्य शासन है, और ऐसे में भारत को दोनों ही स्तरों पर सोचना पड़ जाता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जा रहा है? दोहरे ट्रैक कूटनीति का अनुसरण। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि अच्छा, क्यों वो सैन्य शासन के साथ में भारत सहयोग करने की कोशिश करता है? तो इसका सबसे आसान सा जवाब है ये दोस्तों कि भाई अपने पूर्वोत्तर सीमा को शांत रखना है, वहां पर कोई उठापटक न मचे, क्योंकि म्यांमार में जो गतिविधियां चल रही हैं उसका एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर भारत की पूर्वोत्तर सीमांत वाले क्षेत्र में पड़ सकता है। ठीक है, जो पीपल्स डिफेंस फोर्स है म्यांमार में, जो कि सैन्य शासन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, उससे टकराने के लिए वहां की सैन्य शासन ने इंडियन इंसर्जेंसी ग्रुप की स्थापना की है ना? और वो जो इंडियन इंसर्जेंसी ग्रुप है, ध्यान रखिएगा कि IIG बनाम PDF, बहुत सावधानी से समझना है ना? IIG का मतलब क्या हुआ? इंडियन इंसर्जेंसी ग्रुप किसके द्वारा गठित किया गया? तो म्यांमार के सैन्य शासन के द्वारा, ठीक है, उसी के नेतृत्व में। और PDF जो है पीपल्स डिफेंस फोर्स है, जो कि म्यांमार के सैन्य शासन के अगेंस्ट में काम कर रहा है। लेकिन यह जो IIG है, इसमें उत्तर पूर्व के जो उग्रवादी समूह है, उग्रवादी गुट है, उनकी भी भूमिका इसमें है ना? तो ऐसे में भारत के लिए चिंताजनक बात है ना? इसीलिए भारत चाहता है कि वर्तमान में जो यहां पर सैन्य शासन है उसके साथ हम मिलजुल कर करके काम करें। ठीक है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि घुसपैठ है ना, जो रोहिंग्या समुदाय है, जो कि म्यांमार के इस वाले क्षेत्र में, रखाइन प्रदेश है ये, है ना, रखाइन, कई गुटों में, कई समूहों में जो रोहिंग्या समुदाय है, जो कि मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, ये कई समूहों में भारत के उत्तर पूर्वी वाले इलाके में आकर करके रह रहे हैं, और उनको शरण भी किसी रूप में मिल रहा है ना? तो यह भी भारत के लिए एक चुनौती का विषय है। हालांकि मणिपुर सरकार ने तो यह भी कोशिश की है कि ऐसे जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनको हम शेल्टर होम की सुविधा प्रदान करें, है ना? तो यह भी एक चुनौती है ना? अब इसमें घुसपैठ में जाहिर सी बात है कि भाई एक तो शरण के तौर पर लोग आ ही रहे हैं, और इसमें के साथ साथ में कुछ अवैध भी गतिविधियां हो सकती हैं। अवैध गतिविधियां हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, है ना? हथियारों की तस्करी हो सकती है, और जो उत्तर पूर्वों में उग्रवादी गुट हैं उनको हथियार भी मुहैया करवाया जा सकता है कि नहीं? हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो इन सब कारणों से भी भारत को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा सितवे बंदरगाह है ना, म्यांमार के इस वाले हिस्से में एक सितवे बंदरगाह है, जो कि कालादान परियोजना का हिस्सा है ना? और इस लिहाज से भी भारत चाहता है कि यदि हम यहाँ पर जो वर्तमान में शासन है उसके साथ यदि हम तालमेल नहीं बैठाएंगे, तो फिर इस प्रोजेक्ट को लेकर करके जो गतिविधियां चल रही हैं बिल्कुल ठप हो जाएंगी, है ना? तो इस लिहाज से भी भारत को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कैसे एक संतुलन की स्थिति कायम करें। अब भारत के लिए विकल्प यह है कि यहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था बहाल करने में या तो सहयोग करे। दूसरा एक विकल्प यह है कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आसियान, है ना, तो आसियान देशों के साथ में बातचीत करे। कौन? भारत करेगा, और कौन करेगा?
चूंकि म्यांमार आसियान का भी हिस्सा है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के अंतर्गत है, तो भारत चाहेगा तो आसियान देशों को कहेगा कि भाई इसको कैसे भी करके रेगुलेट कीजिए, इसमें क्या विकल्प अपनाया जा सकता है ना। तीसरी तरफ भारत को जो एक चिंता है चीन से, क्योंकि चीन म्यांमार में अपनी भूमिका दर्शाते रहता है अक्सर, है ना, तो ऐसे में भी भारत को आवश्यक है कि किसी भी स्तर पर जो यहाँ पर एक अस्थिरता की स्थिति है उसको समाप्त किया जाए, है ना। यहां तक कि जानते हो संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भी कई बार म्यांमार में अस्थिरता को लेकर करके और बयान दिए गए हैं। अभी हाल ही में जब आंग सान सू की के एनएलडी को डिसॉल्व किया गया है तो संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही बुरा हाल है और जल्द से जल्द वहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। तो इस संदर्भ में यहां पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश किस हिसाब से अपना कदम उठाते हैं, है ना, और किस हिसाब से अन्य देशों के साथ सहयोग करते हुए यहां पर स्थिरता, शांति व्यवस्था कायम करने की योजना बनाते हैं, है ना। ये तो खैर आने वाले समय में ही इसके बारे में पता चल पाएगा। तो आज की चर्चा में हमने इस पूरे डायमेंशन को समझने की कोशिश की कि वर्तमान में क्या स्थिति है, डिसॉल्व किया गया है एनएलडी को और अन्य राजनीतिक पार्टियों को, उसके पीछे की क्या वजहें हैं, एनएलडी ने अपने संदर्भ में क्या पक्ष रखा है और वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं म्यांमार में वो क्या कहते हैं, भारत को किन किन मुद्दों पर चिंता सताती है और भारत इन मुद्दों से निपटने के लिए क्या नीति अपना रहा है और क्या कुछ विकल्प भारत के पास में है, संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर क्या बातें की जा रही हैं। कई बार बच्चे पूछने लगते हैं कि सर संयुक्त राष्ट्र इसमें क्यों नहीं दखलंदाजी कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र तो केवल बयानबाजी ही कर रहा है वर्तमान, है कि नहीं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसके अगेंस्ट में कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है ना। ये तो खैर भविष्य के गर्भ में। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। चर्चा की समाप्ति के साथ मैं आपको फिर से बता दूं कि जो एक महत्वपूर्ण सूचना है आज के लिए, आप सभी के लिए, वो ये है कि दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आज इस कोर्स में आज ही एडमिशन ले सकते हैं। आज से लेकर करके 31 मार्च तक 16,999 रुपए में यह कोर्स आपको मिल रहा है, जो कि 3 अप्रैल से शुरू होने वाला है। बैच 3 के तौर पर जीएस का ये फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें कंप्लीट जीएस का यानी कि प्री और मेंस का जो सिलेबस है ये आपको इसके अंतर्गत कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना। तो इस लिहाज से यह जो कोर्स है आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इस बैच में एडमिशन लीजिए और 3 अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।